हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। तो 2022 में ये बिल अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में पास हुआ है, बिना किसी अपोजिशन के पास हुआ है क्योंकि मेजोरिटी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की है और उन्होंने रिसेंटली ये बिल पास किया है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। और ये जो बिल है सभी सारे के सारे बच्चे जो फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एजुकेशन ले ली है फोरेंसिक साइंस में, या फिर वो सारे बच्चे जो स्विच करने वाले हैं फोरेंसिक साइंस में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, इंफॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी से कि वो सारे बच्चे जो हमेशा डाउट में रहते हैं कि फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर क्या है, आपको प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करियर ऑप्शंस है, ये सारी चीजें, तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने माइंड से ये सारी चीजें निकाल देनी है कि करियर नहीं है या फ्यूचर क्या होगा, कोई भी डाउट मत रखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, यू नीड पेशेंस। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो करियर है उसमें आप वो करियर हिंडर्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। नो, नेवर। मेरे बैच में जितने भी बच्चे थे, सारे के सारे जो मेरे क्लासमेट्स हैं, सारे के सारे, कुछ लोगों को छोड़ के, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी कि उन्हें जॉब या फिर कोई काम नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, प्लेस्ड है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे बहुत बुरा लगता है उन सभी के लिए जो डाउट करते हैं। सो डोंट डाउट योर प्रोफेशन, योर सब्जेक्ट, योर करियर। ठीक है। एंड ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो भी द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पास किया गया है इंडिया में, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन करने वाला है फोरेंसिक के फील्ड में। ओके, आप सभी को पता है फोरेंसिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड ये बिल हमने क्यों पास किया है सो दैट हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके जितने भी क्राइम हो रहे हैं इंडिया में। ओके, सो आपने जो मूवीज देखी होंगी, ठीक है, जब जितने भी आपने हॉलीवुड या फिर इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, तो अगर आपने क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी मूवी देखी होगी, चोरी डकैती टाइप्स, तो उसमें ये आपको दिखाता है ना कि जो भी एक्टर होते हैं वो पुलिस के इंटरेक्शन से बच रहे होते हैं। अगर उन्होंने बाई चांस सस्पेक्शन में भी उन्हें पकड़ लिया एंड देन उनकी फिंगरप्रिंट स्कैन कर ली, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डाटा बनाया हुआ होता है, राइट। एंड जैसे ही वो थोड़ा सा भी स्मॉल इंटरेक्शन अगर होती है तो वो पूरी की पूरी उनकी प्रोफाइल क्रिएट होके आ जाती है। सो ऐसा इंडिया में नहीं था अभी तक, बट हम वो फॉलो करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बिल, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। सो क्रिमिनल प्रोसीजर बेसिकली हमने काम करना है आइडेंटिफिकेशन पे। किसके आइडेंटिफिकेशन पे? क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन पे। एंड हमें क्या क्रिएट करना है, एक डाटा या पूल ऑफ डाटा क्रिएट करना है। हम अभी पढ़ेंगे कि ये जो बिल है इसमें सारी चीजें बहुत डिटेल से बताई गई है, तो हम डायरेक्ट बिल पे आते हैं। सो ये जो बिल है ये क्राइम्स को मिनिमाइज करने के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी क्राइम कर लिए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें पकड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब ये बिल आया है, इसके बाद एक एक्ट भी बनेगा, पॉसिबली जल्दी बन जाना चाहिए, रिसेंटली बिल पास हुआ है। सो इस बिल में है क्या? ओके, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, क्योंकि 2022 में बिल पास हुआ है। ओके, दी आइडेंटिफिकेशन, अब ये रिप्लेस कौन से एक्ट को करेगा? एक एक्ट है हमारे पास, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब ये कब का बनाया हुआ है? जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, ठीक है, तब से ये जो बिल है वो बना हुआ है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब ये क्या करता है? इट अलाउज द ऑफिसर्स टू कलेक्ट सर्टेन आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन लाइक फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स। तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो जो बिल है बहुत पुराना बिल है, और ये जो एक्ट है, सॉरी, ये जो एक्ट है वो बहुत ही पुराना एक्ट है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले बनाया गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था तो उनके जो प्रिजनर्स थे वो इंडियंस ही होते थे, है ना। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था? आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट्स। तो जब हम आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री, हम फॉरेंसिक साइंस की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बहुत पहले की भी है, इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले की भी है। तो ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, फिर बाद में अंदर से अपनाया भी। सो जो 1920 का प्रिजनर्स एक्ट है उसमें क्या किया जाता था? फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए ले लिए जाते थे, पर्सन इंक्लूडिंग कन्विक्ट्स एंड अरेस्टेड पीपल। सो जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है सबके फिंगरप्रिंट ले लिए, फुटप्रिंट ले लिए, और जिस पर्सन को कन्विक्ट किया गया है उसके भी हमने ले लिए फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट।
ऑल्सो मजिस्ट्रेट में ऑर्डर मेजरमेंट्स ऑफ फोटोग्राफ्स ले लिए, मेजरमेंट ले लिए, तब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स चलते थे, राइट, जो कि अल्फोंसे बोर्डलॉन ने हमारे लिए डिवाइस किए थे। सो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते थे तो बॉडी मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स भी लिए जाते थे ऑफ अ पर्सन टू बी टेकन टू एड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। सो किसी भी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सारी चीजें भी ली जाती थी। इन केस ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन ऑल द मटेरियल मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। सो तब क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है, या मैं कन्विक्ट हूँ, या मुझे कन्विक्ट कर दिया गया है, मुझे सस्पेक्टेड हूँ, अरेस्ट किया गया है मुझे, तो मेरे फिंगरप्रिंट ले लेंगे, फुटप्रिंट ले लेंगे, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, बॉडी मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ, ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, अगर मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था या मैंने क्राइम नहीं किया है, तो वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। क्या कर दिया करते थे? डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो मेरे जो भी फुटप्रिंट्स उन्होंने लिए हैं, फिंगरप्रिंट्स उन्होंने लिए हैं, वो उन्होंने अपने पास डाटा स्टोर करके नहीं रखा क्योंकि मुझे डिस्चार्ज कर दिया। There have been advances in technology that allows other measurements to be used for the criminal investigation. अब ये क्या है? ये कौन से measurement है? The DNA technology. देखो DNA technology भी बहुत important है. So DNA technology का use and application regulation bill भी 2019 में पास किया था, जो कि अभी पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो ये भी जल्दी ही पास हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है, तो जो लाइक अपोजिशन है वो नहीं रोक सकता है इसके लाइक पास होने को। सो ये एक और टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमने ये बोला था कि द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पास हुआ है, क्योंकि ऐसा ही बिल द डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 पेंडिंग है एक्चुअली अभी लोकसभा में, जो ये प्रोवाइड करता है कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी है वो उसका जो फ्रेमवर्क है वो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बिल भी जल्दी पास हो जाएगा, इसमें हम डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और एक हम बहुत बड़ा डाटा पूल बनाएंगे जिससे कि हम डीएनए भी मैच कर सके। सो ये जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन का है ना, ये इन्होंने भी, जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने भी काफी बड़ा डीएनए डाटाबेस बनाया हुआ है। सो वहां पे अगर कोई भी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया या फिर कोई सस्पेक्टेड कोई भी क्राइम हुआ है, लेट्स से मर्डर हुआ है या रेप हुआ है, तो वो वहां से जो भी सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया है उसका डीएनए वो अपनी डाटाबेस पे मैच करते हैं, और अगर कहीं किसी भी क्रिमिनल से वो मैच हो गया तो फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें बहुत इजी हो जाती है, इसी वजह से हम इंडिया में भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मार्च 2003 द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जस्टिस वी.एस. मलिमथ। उन्होंने बोला कि अमेंड कर देते 1920 का एक्ट। कौन सा 1920 का एक्ट? ये आइडेंटिफिकेशन बिल ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 to empower the magistrate to authorize collection of data such as blood sample or for DNA, hair, saliva and semen. So ये उन्होंने बोला the criminal procedure bill 2022 कब इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में? इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा on 28 March 2022 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। दिस बिल सीक टू रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। और ये जो बिल है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, ये रिप्लेस कर रहा है आपके ओल्ड एक्ट को, सॉरी, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। सो ये लोकसभा में 28 मार्च को इंट्रोड्यूस किया था। आई थिंक 4 अप्रैल को ये पास हो गया। अब इम्पोर्टेंट की फीचर्स क्या है इस बिल के? So the bill expands the type of data that may be collected. तो ये बिल बताएगा कि आपको क्राइम सीन से किस तरीके का डाटा कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है। तो पर्सन फ्रॉम होम सच डाटा में बी कलेक्टेड, और कौन कौन वो ऐसे लोग होंगे जिनका डाटा आपने कलेक्ट करना है। ऐसे रैंडमली तो सारे बंदों का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो यही बिल बताएगा, यही एक्ट, जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये बिल बताएगा कि कौन होंगे वो बंदे जिनका डाटा आपने कलेक्ट करना है। The authority that may authorize such collection, और कौन रहेगी वो अथॉरिटी, सॉरी, पुलिस रहेगी अथॉरिटी, या जो भी अथॉरिटी वो रहेगी, यही बिल बताएगी कि अथॉरिटी कौन है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन सेंट्रल डाटाबेस। स्टार मार्क कर लेते हैं, एक सेंट्रल डाटाबेस बनाया जाएगा। सेंट्रल डाटाबेस में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। अंडर बोथ 1920 एक्ट एंड 2022 बिल
Resistance or refusal to give data will be considered an offense of obstructing the public servant from doing its duty. अगर किसी भी पर्सन ने रिफ्यूज किया, मेरा इन्हें चाहिए डाटा, लेट्स से फुटप्रिंट चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, और अगर मैं रिफ्यूज करती हूँ, मैं ये कहती हूँ यार कि मुझे नहीं देना ये इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं दे रही, तब ये ऑफेंस माना जाएगा। अगर मैं रिफ्यूज करती हूँ तो ये ऑफेंस माना जाएगा और ये बोला जाएगा कि आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी करने से, एंड आपके खिलाफ क्या करी जाएगी, आपके खिलाफ जो भी उन्हें एक्ट करना है वो किया जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कंपैरिजन जो 1920 का प्रिजनर एक्ट था और जो अभी बिल पास हुआ है वो। ठीक है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उससे हमने ये देखा है कि एडवांसमेंट हो रही है जो 2022 का बिल है उसमें। ठीक है, 1920 का एक्ट था, तो 1920 के एक्ट में ये बोला गया था कि फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाएंगे, फुटप्रिंट्स कलेक्ट किए जाएंगे, इम्प्रेशंस, फुटप्रिंट इम्प्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स, ये 3 चीजें ही बस कलेक्ट करी जाती थी एंड देन रिफ्यूज भी कर दी जाती थी बाद में। यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, 2022 का जो बिल है उसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जाएंगे, उसका एनालिसिस भी किया जाएगा एंड फिर डाटा बनाया जाएगा। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग, सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। फर्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल सैंपल्स का, दूसरी क्या है, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स की बिहेवियर कैसा है, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, ये सारी चीजें। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर एग्जामिनेशन अंडर Section 53 and 53A of CRPC that includes blood, semen, hair samples and swabs and other that analyze such as the DNA profiling. So वो सारी चीजें जो बाद में incorporate कर सके DNA profiling की, वो सारे samples लिए जाएंगे under 53, 53A of CRPC। ये sections important हो जाते हैं, important। अभी upcoming कोई भी forensic exam में ना ये basic चीजें as a question आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो प्रीवियस एक्ट था 1920 का, अच्छा 1920 तो याद रखोगे ना, द प्रिजनर्स एक्ट, क्योंकि एक मूवी भी है बॉलीवुड की बड़ी फनी सी 1920 आई गेस। नेक्स्ट अब पर्सनल डाटा, ये कौन सा डाटा था, इट इज परमिटेड टू बी कलेक्टेड। ये परमिटेड इसकी परमिशन दे दी गई है कलेक्ट करने के लिए, एंड पर्सन जिसका डाटा कलेक्ट करना है, कि कौन वो इंसान हो सकता है जिनका ये सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे, ये जो अपडेटेड है ये डाटा, कौन होगा वो इंसान जिसकी ये डाटा हमने, जिसका ये सारा डाटा हमने कलेक्ट करना है। तो कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और मोर। पहला पॉइंट ये है जिसमें ये बोल रहे हैं हम कि वो सारे लोग, वो सारे बंदे जिनको कन्विक्ट किया गया है या अरेस्ट किया गया है किसी भी ऐसे रिगरस पनिशमेंट के लिए, ठीक है, रिगरस पनिशमेंट मतलब थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, देखो 1 साल की पनिशमेंट भी रिगरस पनिशमेंट के अंदर आती है। कोई भी बंदा जिसको कन्विक्ट किया गया, मतलब जिसको जेल भेज दिया है हमने, या फिर जिसको अरेस्ट कर लिया है, कन्विक्शन का मतलब यही होता है ना, जेल में बंद कर दिया। वो सारे बंदे जिनको हमने जेल में ऑलरेडी डाला हुआ है, वो सारे बंदे जिनको हमने अरेस्ट किया है सिर्फ, ये 2 लोग ऐसे लोग होंगे जिनका हमने डाटा कलेक्ट करना है, जिनको 1 साल का या फिर 1 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट या सजा मिली हुई है। कन्विक्टेड और अरेस्टेड, पहले ये होता था 1920 के बिल में किनका डाटा कलेक्ट किया जाता था, कन्विक्टेड एंड अरेस्टेड बंदों का, जिनको 1 साल से ज्यादा सजा मिल रही। अब हम किन बंदों का कलेक्ट करेंगे, ये सारा का सारा अपडेटेड वाला सैंपल। ये अपडेटेड सैंपल कौन से बंदों का कलेक्ट करना है, कन्विक्टेड और अरेस्टेड, कन्विक्टेड और अरेस्टेड, ये यहाँ तक सेम है। फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए आपको 1 महीने की सजा हो रही है, आपको 2 महीने की सजा हो रही है, आपको 1 साल की सजा हो रही है, किसी भी ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट किया गया या अरेस्ट किया गया आपको, तो हम ले लेंगे, आपका सारा सैंपल ले लेंगे। However, biological samples may be taken forcibly only from the person arrested from the offense against the woman or child. देखो, हम फोर्सफुली भी डाटा कलेक्ट करेंगे कौन से केस में, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है किसी भी विमेन या चाइल्ड के अगेंस्ट किसी ऑफेंस के लिए, इफ ऑफेंस कैरीज मिनिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर 7 साल तक की अगर उस बंदे को सजा मिलने की चांसेस है, तो भी आप फोर्सफुली ये सारे सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करोगे। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी रिफ्यूज कर देते हैं ना ये सारे लोग कि हमने सैंपल नहीं लेना, हम क्यों देंगे, नहीं, तो आप फोर्सफुली कलेक्ट कर सकते हो अगर उस बंदे को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा मिल रही है, या फिर उसने कोई भी ऑफेंस किया है अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है,
तो हम ऐसा करेंगे। अब वापस से आते हैं 1920 के बिल में। 1920 के बिल में दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है पर्सन ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस। पर्सन दैट इज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस। सो वो सारे पर्सन जिनको ऑर्डर किया गया है सिक्योरिटी के लिए एंड अच्छा बिहेवियर मेंटेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट है मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन टू एड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करता है तो फिर जो भी पर्सन को हमने जिस भी पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उसके पास से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन उसके केस में चल रही है उसको एड करने के लिए मजिस्ट्रेट ने अगर बोला तब जाके हम सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे। अब वापस से आ जाओ 2022 के बिल पे। क्या लिखा है इस बिल में? इस बिल में बताया है इन्होंने कि देखो, पर्सन डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिस भी पर्सन को अगर माइनर डिटेंशन भी हुई है तो भी हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डिटेंशन लॉ के अंदर उन्हें डिटेंट कर दिया गया है तब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा था, हम क्या हो रहा था, पर्सन के खिलाफ अगर ऑर्डर मिला है या फिर पीस मेंटेन करने का भी अगर बिहेवियर है तो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर होता है किसी पर्सन का तो भी हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। On the order of magistrate from any person, not just an arrested person। सिर्फ और सिर्फ अरेस्टेड पर्सन ही नहीं, मजिस्ट्रेट ने अगर किसी भी रैंडम पर्सन के डाटा कलेक्शन लाइक डाटा या सैंपल कलेक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है तो उस पर्सन का आपने डाटा कलेक्ट कर लेना है, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट अक्यूज्ड, अरेस्टेड और कन्विक्टेड। ठीक है, सो कन्विक्टेड पर्सन एंड अरेस्टेड पर्सन का तो आप ले ही सकते हैं डाटा, बट अगर मजिस्ट्रेट ने किसी रैंडम बंदे का भी आपको डाटा कलेक्ट करने बोला तो आप डाटा कलेक्ट करोगे। persons who may require slash data collection, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जिनकी हमें जरूरत है डाटा कलेक्ट करने की, तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आप हो सकते हैं, ठीक है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इन चार्ज है वो। रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर या उससे अबव, सब इंस्पेक्टर की रैंक या फिर उससे एक सब इंस्पेक्टर की रैंक के अबव के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट। ये किसके अकॉर्डिंग है? 1920 के बिल के अकॉर्डिंग, 1920 एक्ट के अकॉर्डिंग है। अब जो अपडेटेड बिल है उसमें क्या बताया गया, कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और ऑफ रैंक हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के रैंक के अबव कोई भी ऑफिसर इन चार्ज अगर है तो वो ये सारी चीजें डाटा कलेक्ट करने की लाइक हैंडल कर सकता है। इन एडिशन टू अ हेड वार्डर ऑफ अ प्रिजन, ठीक है। तो कोई भी वार्डर है, कोई भी वार्डन, जो हम इन जनरल जो वार्डन वार्डन कहते हैं, हॉस्टल्स में भी वार्डन होते हैं ना, वैसे ही प्रिजन का कोई भी अगर हेड वार्डन है तो वो भी कलेक्ट कर सकता है डाटा, ये इनकी जरूरत होती है। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये इनकी रिक्वायरमेंट होगी इन केस ऑफ persons required to maintain good behavior or peace, the executive magistrate। फाइन, ये सारे बंदों की जरूरत हमें होगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाले आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा, ये सारा काम कौन करेगा? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी विल बी द सेंट्रल एजेंसी। तो आने वाले टाइम में एनसीआरबी में रिक्वायरमेंट्स होंगी प्रोफेशनल्स की, जहां पे आप अपना करियर देख सकते हैं। मैं अभी फिर से ये रिपीट कर रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे आप अपने आप को प्लेस देख सकते हैं, आपको मेहनत करनी होगी। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी सेंट्रल एजेंसी होगी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। तो ये जो भी 2022 बिल में दिया हुआ है ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमने एनसीआरबी सेंट्रल एजेंसी एनसीआरबी रहेगी, तो वहाँ हमने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। इट विल शेयर द डाटा विथ लॉ एनफोर्समेंट। अब ये डाटा कहाँ शेयर किया जाएगा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ शेयर किया जाएगा। फर्दर, स्टेट यूटीज में नोटिफाई एजेंसीज टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड शेयर डाटा इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस। जो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो नोटिफाई कर सकती हैं एजेंसीज को टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड शेयर द डाटा in their respective jurisdiction। So अपने respective jurisdiction में सारे के सारे states and union territories notify कर सकती है government को to share the data। NCRB important, the data collected will be retained in digital and electronic form।
अगेन जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको रिटेन किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फ्रॉम दी 75 ईयर्स। पहले जो पुराना बिल था प्रिजनर्स एक्ट वाला, उसमें हम डिस्कार्ड कर दे रहे थे सारा डाटा, बट हम मिनिमम 75 ईयर्स तक तो डाटा कलेक्ट करके रखेंगे ही रखेंगे। Records will be destroyed in case of persons who are acquitted after all appeals or released without trial. हो सकता है स्पेशल केस में जो भी अगर हम डाटा रिमूव कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इन केस ऑफ एक्विटेल आफ्टर ऑल अपील्स और रिलीज्ड विदाउट ट्रायल. However, such in case a court or magistrate may direct the retention of details after recording reasons in writing. So, reasons क्या क्या है डाटा डिस्ट्रॉय करने के, वो लिखने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो ये बोल सकता है कि ठीक है पर्टिकुलर कोई डाटा आप डिलीट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, ऐसा नहीं होगा, बट स्पेशल केस में सो दैट जितने भी लोग हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिक्योर रह सके, इस वजह से ये पॉइंट को ऐड किया गया है इस बिल में। सो हमने सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग दिस बिल वो डिस्कस कर लिया है, हमने पुराना बिल और नया बिल कंपेयर कर लिया है, ठीक है, की फीचर्स भी देख लिए हैं। सो आई होप जल्दी ही ये इनैक्ट हो और हमें फिर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा फोरेंसिक साइंस का अपने फील्ड में। इसके साथ ही साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कम जरूर होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, एंड हम जल्दी क्रिमिनल्स को पकड़ पाएंगे, ट्रायल्स बहुत लंबे नहीं चलेंगे, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी इस बिल के बाद। सो आई एम रियली होपिंग कि ये जो अपना डीएनए वाला भी बिल है ना, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, ये भी जल्दी ही पास हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड अगर आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंस की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऐप है उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, एमएससी एंट्रेंस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, एंड साइंटिफिक ऑफिसर की क्लासेस भी चल रही है। सो यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज इन अवर ऑफिशियल ऐप। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।